अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब स्पेशल एपिसोड है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सबसे पहले वनडे क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब। इस वक्त जलाल साहब जो है वो अमेरिका में आजकल कुछ मसरूफियात हैं इनकी, वहाँ की एक रीजन है उसके साथ अब एसोसिएट हैं, वहाँ पे 2-3 ओहदों पे काम कर रहे हैं। ना सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के अंदर हैं एक एसोसिएशन की, बल्कि इसके साथ साथ एक रीजन है उस यूएस में जो क्रिकेट का, वहाँ की जो वुमेन टीम है उसके हेड कोच हैं। उसके साथ साथ दीगर जो उनकी अकेडमीज, उनकी तमाम तर जो है वो मसरूफियात हैं। पाकिस्तान में भी क्रिकेट के हवाले से बड़ा नाम है, जाने पहचाने हैं और आजकल पाकिस्तान आए हुए तो हमने इनको मदऊ किया। बहुत शुक्रिया जलाल भाई। और इससे पहले कि हम आपके साथ गुफ्तगू की शुरुआत करें, कि हमारा सेगमेंट होता है रीप्ले हेडलाइंस का, पहले आप वो देख लीजिए, इसमें न्यूज़ अपडेट्स हैं, फिर आके जलाल भाई से बाकायदा बात करते हैं। तो जलाल साहब बहुत अरसा हुआ आप अमेरिका में हैं, क्या मसरूफियत है वहाँ पर? और ज़ाहिर बात है हम ये भी देख रहे हैं कि एक रुझान पाकिस्तान में है कि शायद जो जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, समी असलम है, साद अली हैं, रमीज़ राज जूनियर का मैं नाम सुना, कुछ एक दो प्लेयर्स आप भी बता सकते हैं। क्या एक नया जो है वो हम देख रहे हैं कि एक क्रिकेट जो बड़ा जो नेशन है वो डेवलपिंग में है, फ्यूचर में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको भी ऐसे लगता है? थैंक यू गफ़ार। पहले तो जो तुमने बताया मेरी मसरूफियात, वहाँ एक तो मैं 6 जोन है वहाँ भी क्रिकेट के, उसमें साउथ वेस्ट जोन का सिलेक्टर हूँ, प्लस एक साउथ वेस्ट जोन की वुमेंस टीम को का रीजनल हेड कोच भी हूँ, और साथ साथ हमारी अपनी क्रिकेट एकेडमी है स्मार्ट चॉइस नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो वाहिद वहाँ पे एक प्राइवेट स्टेडियम है, मूसा क्रिकेट स्टेडियम, उसके अंदर मैं ये रन करता हूँ। ये मेरी वहाँ एक्टिविटीज़ हैं। जहाँ तक आपने बात करी प्लेयरों की और इन फ्यूचर में क्रिकेट में क्या जो होने जा रहा है, तो फिलहाल जो यूएसए में जो क्रिकेट है वो यकीनन डेवलप हो रही है और तेज़ी से डेवलप हो रही है, मगर उसके साथ साथ वहाँ बहुत से चैलेंजेस भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर जो फाइनेंशियल मैटर हैं वो यूएस क्रिकेट के वो बड़े इश्यूज़ हैं। ठीक है, मगर उन्होंने करा यह है कि एक अपनी पार्टनरशिप कर ली, एक प्राइवेट फर्म को दे दिया जो एस कहलाती है, वो ये डेवलपमेंट का काम करती है यूथ का ख़ास तौर से, और साथ साथ जो है माइनर लीग उन्होंने डेवलप की और अब मेजर लीग पे वो काम कर रहा है। ठीक है, अगर मेजर लीग सक्सेसफुल हो जाती है, जिसमें समी असलम और साद और वेस्ट इंडीज़ उसके साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, श्रीलंका ने इंडियन प्लेयर हैं, वो कोई 20 के करीब उन्होंने इंपोर्ट किए हुए अभी। उसका उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको वो एज ए लोकल प्लेयर खिलाएंगे विद द मेजर लीग, और माइनर में भी खेलते हैं, मगर माइनर इज जस्ट लाइक एक रीजनल क्रिकेट। जला भी वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आजकल तो ज़्यादा चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस तो बड़ी बात हो रही है। अमेरिका तो सुपर पावर्स होना है, बड़ा पैसा है, तो आप तो वहाँ रहते हैं, तो पैसा डाला है उन्होंने, कितना उनके पास बजट्स हैं? और जो आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने ग्राउंड है? आई थिंक अगले साल तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ईयर है कि वर्ल्ड T20 वेस्ट इंडीज़ अमेरिका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट विल बी द ब्रेक थ्रू ईयर फॉर अमेरिकन क्रिकेट। डेफिनेटली उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा, या मेजर लीग पे करेगा। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल मैटर हैं वो यूएसए क्रिकेट के, वो तो बहुत ख़राब है, क्योंकि एक तो एसोसिएशन है, उनको आईसीसी एक हद तक हेल्प करती है, कुछ ये एस करती है, मगर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनना है और बहुत सारे क्रिकेट करें, तो अभी वो यूएस क्रिकेट अपनी लोकल क्रिकेट भी नहीं करा सकती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। उनकी ये नेशनल चैम्पियनशिप होनी थी जो कि 50 ओवर्स की होती है, वो उन्होंने डेफर कर दी क्योंकि पैसे नहीं है। और जो रीजनल लेवल पे क्रिकेट खेलती हैं ज़्यादातर प्लेयर खुद अपना खर्चा उठाते हैं। ठीक है, मगर जो जैसे समी असलम वगैरह गए, एस के कॉन्ट्रैक्ट पे गए, ठीक है, एस पैसा दे रहा है, मगर एक हद तक होता है। जो लोग एस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं वो तो किसी हद तक सही है, मगर बाकी लोग जो अपने तौर पे खेलने जाते हैं वो प्राइवेट मैचेस खेलते हैं। ठीक है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्हें क्वालिफाई करने के लिए यूएसए के लिए भी 3 साल लगेंगे। 3 साल के बाद वो यूएसए को, उनका जो ओवरऑल एंगल ये है कि ये यहाँ पे खेले लोकल क्रिकेट और देन क्वालिफाई कर जाए फॉर यूएसए की। अच्छा, हमारे यहाँ तो जलाल भी पाकिस्तान की क्रिकेट पे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैंने कहा पहले यूएस को हम खत्म कर लें। हमारे एक परसेप्शन ये बन गया कि जो क्रिकेटर समी असलम एक बहुत पोटेंशियल अच्छे हमारे टेस्ट क्रिकेटर हो सकते थे, साद अली ने बड़ा परफॉर्म किया, इसी तरह रमीज़ राज जूनियर और 2-3 और नाम भी हैं। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि प्लेयरों के साथ मेरिट पे फैसले नहीं होते और फिर वो बदल हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और प्लेयर माजी में मुस्तकबिल में हमें अमेरिका जाते हुए दिखाई दें, और ये पाकिस्तान क्रिकेट को मैं नुकसान तो नहीं कहूँगा कि कोई प्लेयर अपने लिए फाइनेंशियल यहाँ समझता नहीं अच्छा, तो ये इसका राइट तो है। मोस्टली प्लेयर जो वहाँ आ रहे हैं वो ऐसे ही हैं जो थोड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं इंटरनेशनल, और अभी यंग हैं और अभी मजीद 5-6 साल खेलते हैं, उन्हीं को वो अट्रैक्ट कर रहा है यूएसए क्रिकेट को भी। ठीक है, और उनका खुद भी वहाँ चांस थोड़ा जा सकते हैं। आपको लगता है ऐसे पाइपलाइन में कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ प्लेयर्स, बहुत ज़्यादा प्लेयर जाने को तैयार है, मगर अभी उनको थोड़ा सा इल्यूजन भी है कि वहाँ पे जैसे फाइनेंशियली बहुत ऐसा नहीं है, टेक टाइम्स। हाँ, अगर मेजर लीग और वर्ल्ड कप सक्सेसफुली हो जाता है तो दैन कुछ चीज़ें चेंज होंगी,
मगर मेरी ज़ाती राय में यह है कि उनकी डायरेक्शन अच्छी है, फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्राइसिस है और कुछ चैलेंजेस हैं। तो एक टाइम पे लगता है कि ये एक इंटरनेशनल हब बन जाए, क्योंकि इंटरेस्ट आईसीसी का डायरेक्टली बहुत ज़्यादा है उसमें। वर्ल्ड कप में वो चाहती हैं कि यहाँ पे क्रिकेट को डेवलप, और उनका इंटरेस्ट ज़्यादा मुझे लगता है कि और जलाल भाई इंडियंस वहाँ पे आ रहे हैं। जैसे अब शाहरुख खान ने एक टीम ली हुई है मेजर लीग की, उसी तरह और इंडियंस ने भी बाद में शेन वॉर्न, मुझे याद है मरहूम, वो भी एक बहुत बड़ी मैच उन्होंने कराया था जो स्टार सारे लेके गए थे। लेकिन इन दी एंड मुझे लगता है कि जलाल भाई इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे सिलेक्टर जरा तगड़े हो जाएं। अगर आपने ज़रा सी कुछ मुझे लगता है ऊंच नीच की तो अल्टरनेट ऑप्शन तैयार है, फिर या बाद में फिर परेशान हो सकते हैं, जो कि समी हसन के मुतालिक आज तक लोग कहते हैं कि उनको शायद नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब आप खिलाएंगे नहीं तो प्लेयर तो किसी और जगह पे जाएगा ही। जनाब भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये जो पूरा हमारे यहाँ भी चेंज आया, हम देख रहे हैं कि अब ऊपर नीचे फैसले हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो नजम सेठी साहब ने अपॉइंटमेंट की शाहिद अफरीदी की, बहुत थोड़ी देर के लिए, फिर वो हट गए, उन्होंने कहा मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। फिर हमने देखा कि हारून रशीद साहब आ गए। सो इंटरिम चीफ सेलेक्टर का आना उस लिहाज से ठीक था, शायद डायरेक्टली चीफ सेलेक्टर आते। आपको कैसे लगा ये पूरा जो अब तक सेटअप चल रहा है? थोड़ा सरप्राइजिंग था शाहिद अफरीदी वाला जो डिसीजन था। वो सिर्फ शायद उसको इसलिए दिया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी है, प्लेयर में भी उसका होल्ड है स्ट्रॉन्ग, और बकौल लोग के वो एक बड़े अच्छे डिसीजन, मतलब अच्छे डिसीजन मुराद स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, जो कि उन्होंने लिए भी है, चाहे वो लॉजिकली सही थे या नहीं थे। तो उस बेसों पे उनको लाया गया था। मगर हमें पता है कि मैं उसके साथ एज ए कोच भी रहा हूँ, वो स्टेबिलिटी वो वाली नहीं है जो उस लेवल पे चाहिए थी उनको, क्योंकि डिफ़िकल्ट जॉब है सिलेक्शन ना। तो आपने देखा कि वही हुआ थोड़े दिन में। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये छोड़ जाएंगे, वही हुआ। हारून एक बड़े पुराने और मंजे हुए हैं। वो सिर्फ जो मैंने उनका पिछले अरसे में जो देखा है कि देखिए उन्हें क्रिकेट नॉलेज भी है और वो इतना एक्सपीरियंस भी है, बहुत बड़ी बात होती है जो बोर्ड के साथ उनके। मगर जब तक आप अपनी फर्म राय नहीं दोगे, अपनी राय को विद द लॉजिक वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कराओगे या अपनी ओपिनियन फेयर नहीं दोगे अपने ऊपर, तो वो उनमें थोड़ा सा एक ज़माने में ये था कि वो देते नहीं थे सर्वाइवल के लिए। मगर अगर मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी एक एक्सटेंशन हुई है लाइफ में एज ए क्रिकेट में, तो उन्हें चाहिए कि अब वो अपने जो उनका एक्सपीरियंस है और जो उनकी क्रिकेट नॉलेज है उसको फुली और फेयरली उसको अप्लाई करें, तो मैं समझता हूँ इतने बुरे नहीं रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो हेड कोच का मामला है। अभी क्लैरिटी तो नहीं है, पीसीबी ने ऑफिशियली नहीं बताया, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ खबरें आ जाती हैं पहले और मोस्टली वो ठीक भी होती हैं, बाद में उनकी तस्दीक हो जाती है कि मिकी आर्थर पहले अजीब उन्होंने कहा कि वो आ जाएंगे, नजम सेठी साहब ने कहा। फिर जी प्रेस रिलीज आया दोनों तरफ से कि नहीं वो तो अवेलेबल ही नहीं है। फिर नजम सेठी साहब ने कहा मैं उनको मना रहा हूँ। अब खामोशी ज़रूर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जी वो आधे सीज़न में होंगे, आधे में नहीं होंगे। यासिर फात का नाम भी आ रहा है, ग्रांट ब्रैडमैन का भी आ रहा है। अगर मिकी आर्थर अवेलेबल नहीं है, आपको लगता है, आपने बड़ी क्रिकेट कवर किया, पाकिस्तान वुमेन टीम की भी चीफ सेलेक्टर हैं, उस वुमेन के ऊपर बात भी करेंगे भी हम, कि अगर कोई अपनी फुल अवेलेबिलिटी पाकिस्तान जैसे दुनिया के बड़े मुल्कों में हम शुमार होते हैं वो नहीं दे रहा, तो क्या हम कोई नई अनोखी चीज़ करने जा रहे हैं? इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई सीज़न मिस करे। ऐसा तो मतलब मुझे लगता है कि जो आपके जो इंग्लिश फुटबॉल क्लब होते हैं वहाँ भी ऐसा नहीं होता, फुल टाइम अवेलेबिलिटी आपको देनी ही पड़ती है। आपकी क्या राय है? देखिए, अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें, जहाँ वो डर्बीशायर में काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान एक टॉप टीमों में ही आता है और उसकी नेशनल टीम की कोचिंग बड़ी बात है, ना कि डर्बीशायर की। तो प्रायोरिटी तो उनकी पाकिस्तान टीम होनी चाहिए थी और डर्बीशायर शायद सेकंड होता या पार्ट टाइम होना चाहिए। ठीक है, मगर वो उल्टा कर रहे हैं, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ठीक है, अब ये वाला एक्सपीरियंस पहले कभी हुआ नहीं है क्रिकेट में इस तरह से कि आप वर्चुअली कोचिंग करें, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट कोचिंग में आपको प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपने विकेट्स रीड करनी है, आपने डिसीजन मेकिंग है, आपकी बहुत सारे प्लेयर सारे इंटरेक्शन है और उसको समझना है और उसका फिर डिसीजन लेना है। ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फिजिकली रह के होना है। तो अगर उनकी एब्सेंस रहेगी बहुत सारे टाइम में, तो वो फिर लोगों से इन्फॉर्मेशन लेंगे। जब आप लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो अपना एंगल भी डालते हैं और फिर समझने की भी होती है। मैंने कुछ कहा और आपने समझा कुछ, तो उसमें फिर आपकी डिसीजन मेकिंग ख़राब होती है। तो एक तजर्बा है, मगर मैं समझता हूँ ये मुश्किल तजर्बा है और बाज़ाहिर ये लगता है कि इतना कामयाब नहीं होगा। मगर लेट्स सी, अब जो उनका फोकस है सेठी साहब का, वो ज़्यादातर फॉरेन कोचिज़ पे है। ठीक है, तो इसलिए शायद उन्हें कोई और ऑप्शन नहीं मिला, तो उन्होंने इस तजर्बे को अपनाने की कोशिश की। जहाँ तक यासिर अरफात की बात है, तो मैं ज़रूर उसको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि कई हमारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो बिल्कुल बेस्टलेस होते हैं। कम अज़ कम यासिर अरफात टेस्ट प्लेयर भी है, उसकी एजुकेशन एज ए कोच आपने यहाँ से लेवल 4 किया, उन्होंने इंग्लैंड से किया हुआ है। तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, उसको लाना बहुत अच्छी बात होगी, अच्छा डिसीजन।
पीएसएल के हवाले से जनाब पैकेज हमारे पास मौजूद है, एग्जीबिशन मैच हो रहा है, आपको पता है, और कोयटा का मुफ्ती स्टेडियम में कोयटा में इस हवाले से बड़ा जोशो खरोश है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मज़ीद बात करें। चलिए, अच्छी बात है, और पीएसएल के मैचेस कोयटा में भी हो रहे हैं। कि जलाल भी हम बात कर रहे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट के टॉपिक्स पे। अब मिसबाह उल हक कहते हैं कि आपके मुल्की कोचेस को कभी प्रेफरेंस नहीं मिलती। उन्होंने कहा साबिक टेस्ट क्रिकेटर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने कही। और फिर वो कहते हैं कि अगर मिकी आर्थर राज़ी नहीं है कि वो जॉब छोड़कर आ सकें, तो फिर हमें ऐसे करना शायद हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर पे एक स्लैब का उन्होंने यूज़ किया कि हमें ये कि हम कर क्या रहे हैं। आप ही क्या राय है कि हमारे पास और कोई चॉइसेस नहीं है? क्योंकि एक रियलिटी तो आपको ही पता है जलाल भी, आप इस वक्त इंटरनेशनली काम कर रहे हैं यूएस क्रिकेट के साथ भी, कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ने कोचेस को एक सर्टन सोच पे ले आए हैं कि वो अपना एक छोटा 2-3 सीज़न करते हैं, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, नेशनल टीम के साथ ज़रा कम ही एसोसिएट होते हैं, फैमिली को टाइम देना, वट एवर रीजन। आप ही क्या राय है? जब मिसबाह उल हक तो इस पर बड़ा हार्ड लाइन उन्होंने स्टांस लिया है। भाई मिसबाह उल हक की अपनी राय ज़रूर हो सकती है, मगर मैं ये कहूँगा कि ये वाली बात उसकी किसी हद तक सही है कि अगर वो आए ज़रूर, और आए तो फिर फुल टाइम आए तो हमारे लिए बेहतर होगा, हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, मगर मिसबाह उल हक का ये कहना है कि जी पाकिस्तानी कोचेस तो खुद रह चुके हैं। और नहीं, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी कोचेस अच्छे हैं, हम उनको वैल्यू नहीं देते। जो लोग खुद रहे ये, हाँ। तो उस जमाने में आप देख लें किस तरह के इनके डिसीजन में सारा रोल इन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ था, तो डिलीवर तो नहीं कर सके ना, हेड कोच, और आखिर में हटाए गए ना, हाँ। तो इसका मतलब आप डिलीवर नहीं कर सके। अभी सकलैन मुश्ताक हैं, वो हटाए जा रहे हैं क्योंकि वो उस तरह से डिक्लेन। तो जो लोकल कोचेस को तो पिछले रिजीम में तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है, मगर वो डिसीजन गलत थे ना, जिस तरह लाया गया उनको बगैर ट्रेन किए हुए ला के एकदम उन्होंने बच्चों की कोचिंग नहीं की और बिल्कुल टॉप लेवल की कोचिंग उनसे करवा दी गई। वो उसके लिए आपको सीखना तो पड़ता है, चाहे कुछ भी देखे। मैंने पहले भी 10 दफ़ा कहा है कि क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है, कोचिंग एक अलग स्किल है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है कि आप लेवल 1, 2, 3 करें, उसकी ट्रेनिंग के और भी बहुत से तरीके हैं, जिसे हम कहते हैं कि इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी ली जा सकती है, किसी से हटाव चौके सीखने की सलाहियत उनकी हो सकती है। तो जो उन्होंने टाइम गुजारा वो इतना अच्छा टाइम नहीं गुजरा एज ए कोच, ठीक है, और वो तो सिलेक्टर भी थे, पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये बात उनकी सही है कि जो अगर मिथी आर्थर, मतलब मैं आपकी बात से क्या ये नतीजा अखज़ करूं जलाल भाई कि इस वक्त जब हम नए कोच की तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम, हमारे पास पाकिस्तान में कोई चॉइस नहीं है। देखिए, जो उस लेवल की कोचिंग के लिए चाहिए, तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा माइंडसेट डिफरेंट है। जो टॉप प्लेयर्स हैं हमारे, वो लोकल कोच को उतनी अहमियत नहीं देते। ये लोकल कोच खुद अपना ग्रुप बना लेते हैं उनके साथ और एक साइड पे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है, जो फॉरेन कोचेज होते हैं वो इतना उनका पार्ट नहीं बनते ग्रुप। तो ये इस वक्त बेहतर यही है कि क्योंकि 2-3 रिजीम से जो है लोकल कोचेज ही थे और हमें वो परफॉर्मेंस भी नहीं मिल सकी, या हम उस तरह के प्लेयर डेवलप नहीं कर सके जो आजकल मॉडर्न डेज क्रिकेट में मामला चल रहा है। तो मेरा ख्याल है फॉरेन कोच आने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मगर आए वो उसी तरह जैसे कि एक फुल टाइम कोच होता है। जैसे अब यासिर अरफात है, वो हमारे हैं तो रहते तो इंग्लैंड में, मगर वो हैं तो पाकिस्तानी। अब मैं उनको फेवर कर रहा हूँ क्योंकि कम अज़ कम वो ट्रेन तो है, उन्होंने ट्रेनिंग तो ली हुई है, उन्होंने क्वालिफिकेशन तो है। तो हमारे जो लोकल कोचेज लगाए गए पिछले दिनों में, उनकी वो ट्रेनिंग का लेवल ही नहीं था जो वो इंटरनेशनल लेवल पर कर सकें। तो इसलिए उस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। जलाल भाई, अगर मिकी आर्थर के हवाले से अगर ये सोचें कि वो पिक एंड चूज़ करेंगे और फिर यासिर या ग्रांट ब्रैडबर्न का नाम आ रहा है कि वो उनकी मौजूदगी में इंटरम होकर काम करें, डू यू थिंक कि ये स्ट्रक्चर पहले दुनिया में कहीं हुआ है? अगर आपकी नॉलेज में, मेरी नॉलेज में तो नहीं, कम से कम क्रिकेट में कि कोई कोच, हेड कोच हो, डायरेक्टर हो, और वो टीम के साथ ट्रैवल ना कर रहा हो, और वो ऑनलाइन कोचिंग, जो शायद अफीदी ने भी शायद इसके ऊपर कहा कि मुझे भी इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपके ख्याल में ये सिस्टम ऐसा चलता है? क्योंकि यासिर की आपने बात की, मैं ज़ाती तौर पर उनके हक़ में हूँ कि वो ज़रूर आएँ, क्योंकि एक तो वो बाहर हैं, बहुत मॉडर्न डे क्रिकेट खेले में, T20 स्पेशलिस्ट भी पाकिस्तान के पहले थे, अलॉन्ग सोहेल तनवीर, फिर बहुत अच्छा काम कर, लेकिन वो हेड कोच कभी नहीं बने। तो अगर मिकी नहीं है तो ग्रांट ब्रैडबर्न हो, क्या यासिर अरफात उनसे ऑनलाइन कोचिंग लेके इसको चला सकेंगे? ये सिस्टम इंटरनेशनली वर्क होता है? देखिए, इसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो है नहीं कि हम कह सकें ये अच्छा या बुरा है। तो अब जब तक ये इस प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं, तब इसके अच्छे बुरे, आप ही क्या राय? मगर अपेरेंटली तो ये वर्केबल नहीं लगता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो फोकस भी तो नहीं कर पाएंगे ना, जब अगर डर्बी शायर के साथ भी अटैच हैं और किसी फ्रेंचाइज के साथ भी हैं और फिर पाकिस्तान, तो ये क्रिकेट में हेड कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं तो ये कहता हूँ 24 घंटे का काम है। बिल्कुल, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहना है और प्लान करते रहना है और एक्सपीरियंस करना है, और फिर आपने बी प्लान पे जाना है, सी प्लान पे जाना है, तो तब आप जाके एक टीम को किसी स्टेज पे लेके आते हैं। तो जब 3-3 जगह आप फोकस होंगे तो आप कैसे एक जगह पे, और वो भी नेशनल टीम को फोकस कर सकें? तो इस लिहाज से कि उनको वो टाइम नहीं दे पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे,
ये वर्केबल लग नहीं रहा है। ठीक और है। दूसरे की ओपिनियन लेते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको नुकसान हो। जैसे आपने ब्रेड बर्डमैन की बात करी, तो वो तो पहले भी निकाला गया, तो आप बार बार उस पर क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं? आप नए कोई लोग लाए, जैसे यासिर अफराद आए, ठीक है वो फर्स्ट टाइम आए, जिसको आपने निकाला है उसको दोबारा लाने की तो मुझे समझ में नहीं आती वजह। ठीक है, बाबर आजम की कप्तानी पर आप जलाल भी आप क्या कहेंगे? चूंकि पाकिस्तान के बहुत अरसे बाद एक रिलायबल बैट्समैन तो हमें मिला जो वर्ल्ड क्लास है, जिसकी परफॉर्मेंसेज हैं, फिर मोहम्मद रिजवान ने भी उनको कम से कम एक फॉर्मेट में तो बहुत अच्छा और दूसरे फॉर्मेट में टेस्ट में थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वनडे में भी तो उनकी जगह है, बट हमें शाहीन शाह फरीदी भी मिले, हारिस रऊफ, सारा कुछ। आप टीम की कॉम्पोजिशन कैसे देख रहे हो? ये जो हेड कोच का मामला है जलाल भाई, ये टीम पर भी कितना असरअंदाज हो सकता है जो भी आएगा? क्योंकि बाबर भी यंग कैप्टन है, हमने देखा कि प्रोग्रेस भी है एक दो फॉर्मेट में जहाँ फाइनल तक गए, बट टेस्ट मैचेस में हमने स्ट्रगल किया। सो फिर ये टीम वाला एंगल भी तो हमें सोचना है। हाँ, इसमें एक सबसे अहम बात यह है कि पहले तो अगर बाबर की कप्तानी की बात कर लें तो बाबर जिस वक्त टीम में एज ए कैप्टन लाया गया था वो प्री मैच्योर था, मगर हम ये देख रहे थे कि वो बाय एक्सपीरियंस कुछ लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे और तीनों फॉर्मेट में उनको सरफराज को हटाया गया और इनको लाया गया। तो उस वक्त भी वो गलत एक्शन था, और अगर इन्हें अभी हटाते हैं तीनों फॉर्मेट से तो वो भी गलत होगा। अब इन्होंने कुछ सीखा है, जो सीखने का प्रोसेस इनका बहुत स्लो है, तो इन्हें कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करके इनको एक या दो फॉर्मेट में रख के इनको यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए, एकदम हटाना नहीं चाहिए। मैं बार बार ये बात बहुत जगह कह चुका हूँ कि हम या तो ले लेते हैं या निकाल देते हैं, बीच वाला प्रोसेस जिसमें हम जो भी उनकी कमी बेशी है उसको सही करने वाली सलाहियत को टीम मैनेजमेंट और बोर्ड की होती है, तो वो हम करते ही नहीं, हम या तो रखा या निकाल दिया, तो वो बहुत गलत है। तो सर मैं इसके बाबर आजम के फेवर में हूँ कि वो रहे, शायद एक आध फॉर्मेट उनसे कम कर ले जाए तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि ये किस तरह ये काम करेंगे मिलके, क्योंकि देखें लीडर, ये रिसर्च भी हुई है जिस पे ये पता चला है कि वैसे तो हम ये कहते हैं ना कैप्टन का रोल बहुत अहम है। जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ दो लीडर होते हैं, मगर अल्टीमेटली ये है कि जी जो कोच होता है ना वो लीडर है, तो लीडर इज टेक द डिसीजन ज़्यादातर, और यही रिसर्च हुई है कि जो कोच है वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा करता है प्लेयरों को, तो वही लीडर सही है। तो अगर हमारा कोच जो लीडर है वो मौजूद ही नहीं होगा तो वो इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? या फोन करेंगे मैच से पहले कि मैं क्या करना है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। या वो बाबर का फोन कर रहे होंगे कि अब आप ये कर लें, वो नहीं होगा ना। देखिए, और अगर नेट नहीं चला लीडर होता है वो अल्टीमेटली डिसीजन लेता है सारे, उसकी टीम होती है बाकी ना, जिसमें अगर असिस्टेंट कोच है ये है या कप्तान है, उसका टीम का पार्ट हो, उनके अपने अपने रोल होते हैं, मगर अल्टीमेट डिसीजन तो एक ही बंदा लेगा, वो लीडर लेता है। वो हमारे क्रिकेट में आजकल की रिसर्च के मुताबिक वो कोच है। ठीक है ना, कोच तगड़ा होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। लीडर की फिर क्वालिटीज होती हैं वो एक अलग बात है, मगर डिसीजन तो उसने लेना। जब वो मौजूद ही नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग में फिर फर्क आ जाएगा, और क्रिकेट में बहुत सी जगह पे प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग है, आपको सोचने का टाइम नहीं होता, आपने जल्दी लेना होता है। तो इस लिहाज से ये कन्फ्यूजन रहेगा, और इसकी ओवरऑल आगे चल के डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। चलें इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जलाल भाई ने स्पेशली जो काम पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट के साथ भी किया था, तो वुमेन क्रिकेट भी जगह आके लगता है ठहर गई है, और उसमें हमें पूल ऑफ प्लेयर्स की ज़रूरत है। क्या वजह है और जलाल भाई का एक्सपीरियंस क्या था, इस हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। पुराम रिप्ले में खुशामदीद, जलालुद्दीन साहब के साथ मौजूद हैं, और आपने सर जो मेन ओहदा ही पीसीबी में लिया वो था वुमेन टीम का चीफ सेलेक्टर का ओहदा, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान वुमेन टीम एक जगह पर आकर ठहर गई है। लगता है ऐसे जैसे प्रोग्रेस नहीं हो रही। टैलेंट था, परफॉर्मेंसेज भी नजर आई, हमने इंडिया को भी रिसेंटली हराया ज़रूर। मैं डिस्करेज नहीं करूँगा क्योंकि हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट और सोसाइटी सारे एंगल्स हैं, बट आपकी क्या राय है, क्या प्रोग्रेस हो रही है? देखिए, मैं तो डाउन 2019 तक चीफ सेलेक्टर था, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हो गई थी। 5 एकेडमीज हमने बना दी थी, वहाँ पे जूनियर लेवल पे लड़कियाँ आने लगी थी, स्कूलों से लड़कियाँ आने लगी थी, स्कूलों में जाने लगे थे देखने के लिए। तो बेस जिसे हम कहते हैं, जो ग्रास रूट्स क्रिकेट में काफ़ी तेज़ी आ गई थी। हाँ, ऊपर वाला पूल उस वक्त भी थोड़ा छोटा ही था, और ज़्यादातर लड़कियाँ वही खेल रही थी जो बार बार रिपीट हो रही थी, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत थी। मगर जब से नई रिजीम आई, ये जब वसीम खान वगैरह उन्होंने सब चीज़ों को बैन कर दिया और हमें भी किसी बगैर वजह के हटा दिया, तो वो प्रोसेस रुक गया वहाँ। तो अब जो लड़कियां खेल रही हैं उसमें 2-3 के अलावा सारी वही पुरानी लड़कियां खेल रही हैं। और ट्रायल इल्ज़ाम ये है, ज़बान ज़दी आम बात ये है कि प्लेयर्स पूल नहीं बढ़ने दिया जाता, प्लेयर्स पावर है, एक मखसूस प्लेयर्स का ग्रुप है जो उसे को सपोर्ट करता है। एक किस्सा ये भी मशहूर है, पता नहीं आपने किसी को सिलेक्ट किया तो कप्तान ने कहा जी कि शायद आपने सेलेक्ट तो कर लिया पर अब वो खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल सही। और आपके साथ हुआ था ये? जी, क्या बात हुई थी सर? नहीं, एक प्लेयर के बारे में था ओपिनियन के इसको लेना है, और वो किसी बगैर
कन्विंस किए चाहती थी इसको ना लिया जाए। ठीक है। तो जब कन्विंस नहीं कर सकी तो फिर मेरा वोट होता है, मैंने अथॉरिटी मैं हूँ, तो वो मैंने उसको टीम में तो रख दिया। ठीक है। और बाद में वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहने लगी मैं इसको नहीं खिलाऊंगी, उसकी मैंने रिपोर्ट कर दी थी क्योंकि ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड सही नहीं है। कैप्टन कौन थी इस वक्त? ये बिस्वा मारूफ कैप्टन थी। तो कहने का मकसद ये कि जो तुमने बातें आइडेंटिफाई की ये टीम में मौजूद हैं, Okay. मगर इसका सोल्यूशन भी मौजूद है। अब सोल्यूशन जिसने करना है वो अगर उसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहा तो उसकी फेलियर है। ऐसा नहीं है, ग्रुप बंदी अब वैसे भी जो मेन लड़कियां थी वो उसमें से कुछ तो चली गई हैं, तो आज उसको आराम से हैंडल किया जा सकता है और नई लड़कियों को आने का टैलेंट है सर, आपने जब परखा टैलेंट है लड़कियों का? टैलेंट जो हम कहते हैं, जिसे हम टैलेंट समझते हैं, स्किल वाइज तो इतनी बुरी नहीं है। जिसे हम कहते हैं भाई फिटनेस का प्रॉब्लम है ना, टेम्परामेंट। फिटनेस है, मैं जो असल चीज़ है जो आपको होना चाहिए, गेम सेंस की बड़ी कमी है। फिर सेल्फिश पावर हिटिंग सर, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है जिसका बात कर रहे थे, वो मेरा अगला सवाल इसी से मिक्स कर लेता हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट हमारी वुमेन में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। सारी बातें छक्के चौके वाली चीज़ हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, मेंस टीम में भी अब बात हो रही है कि हम थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल खेलें। जैसे इंग्लैंड ने हमारे घर में आके जिस तरह हराया और हमें नजर आया कि मॉडर्न या एक बेसबॉल अप्रोच उनकी क्या थी। वुमेन मेंस में ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है और हमारे यहाँ इसका फुकदान क्यों है? हम क्या पीछे रह गए? देखिए, हर जगह का अपना कल्चर है, क्लाइमेट है, फिजिक्स है। हम अगर नकल करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सके। और हमने पिछले सीज़न में जो पिछला रिजीम था उसने करके देख लिया, 5-6 टीमें बना के, कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आई जो हम कह जी ये तब्दीली आ गई है। हमें अपने कल्चर में अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसमें रह के चीज़ों को सही करना है। जो आप पावर रेटिंग, खासतौर से वुमेंस के हवाले से मैं बात करूँ, हमारी डायरेक्शन ही गलत है। हम पावर रेटिंग पे लगे हुए हैं। हमारी स्टैंड पावर रेटिंग कभी नहीं हो सकती। हम 1-2 प्लेयर तो डेवलप कर सकते हैं, मगर हमारा डायरेक्शन ये नहीं हो सकती कि हम प्लेयरों को पावर रेटिंग सिखाएं। जो यहाँ हो रहा है, ठीक है, होता रहा है, मेरे सामने भी होता रहा है, ठीक है, वो गलत है। हमारी स्टैंड कुछ और है। अगर ये समझदार है उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो क्रिकेट बेहतर हो सकता है। चलिए, एक सवाल और है, जलाल को मैं जरूर आपसे पूछूंगा, लेकिन हमें क्विक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना, न्यूज ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद और हम बात करें जनाब इस वक्त पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब से। जलाल साहब, ये बड़ा अब इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में, और पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप का जो है खेला, फाइनल एशिया कप का खेला, लेकिन हम लाइन क्रॉस नहीं कर सके। इस बार क्या हम दोबारा फाइनल तक जा सकते हैं और क्या लाइन क्रॉस कर सकते हैं? क्योंकि लोग ये समझते हैं शायद एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो पाकिस्तान इंडिया फेवरेट्स होंगे। आपकी क्या राय है इस कमिंग वर्ल्ड कप पर? देखिए, कंडीशन तो डेफिनेटली एक अपना काम करते हैं, मगर हमने पिछले अरसे में देखा है जो ज़्यादातर होम सीरीज़ वाले जिनका होम ग्राउंड थे वो नहीं जीत सके वर्ल्ड कप। तो एक एलिमेंट नहीं होता किसी चीज़ को जीतने के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें कंडीशन भी एक होती है। ठीक है। तो कंडीशन तो डेफिनेटली सूट करेगी, इंडिया को भी करेगी, हमें भी करेगी, बांग्लादेश को भी करेगी, श्रीलंका को भी। तो वो कंडीशन वाला एलिमेंट तो पॉजिटिव है। ठीक है। मगर इसके अलावा देखें, हम पे प्रेशर अगर हम इंडिया में खेलेंगे तो डिफरेंट प्रेशर होगा। वो एक तो वहाँ हम क्रिकेट खेलते नहीं हैं, और वहाँ पे अब जो आजकल के सिनेरियो में जो एक चीज़ें डेवलप हो गई हैं, नफरत जिसे हम कहते हैं, तो वो एक हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। बाकी ये है कि जो इंडिया में हमारे चांसेस हमेशा, हम पहले तो यही अंडरडॉग ही समझते रहे अपने आप को बहुत से टूर्नामेंट, और हमने अच्छा खेल के भी दिखाया, मगर कंसिस्टेंसी से जीतना वो हमारे लिए हमेशा मुश्किल होता है कि हम एक अगर टूर्नामेंट में जीत रहे हैं तो बहुत हिकअप्स के साथ जाते हैं। इसको हमें सही करने की ज़रूरत है, मगर अब टाइम इतना कम है, अभी हम उसी तरह खेलेंगे जैसे खेलते हुए आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान टॉप टीमों से तो पीछे ही रहेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या इंग्लैंड। क्या वजह? हमारे पास पहले पावर हिटर और मैच फिनिशर का जो रोल है, क्योंकि टॉप 3 हमारा अच्छा है और दूसरा हमारे फास्ट बॉलर तगड़े हैं। कौन सा क्विकली बता दें जो हमें आपको लगता है ग्रे एरिया है? T20 की हद तक तो हम सही हैं, क्योंकि हमें लंबा क्रिकेट नहीं खेलनी होती, तो हमारे 3 प्लेयर भी बाद दफ़ा मैच जिता सकते हैं, और बॉलिंग का हमें हमेशा एडवांटेज है, वो अभी भी रहेगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जो हमारा ये वाला आजकल का जो स्ट्रक्चर है जिस पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह हम बॉलें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और हम खेलते हैं, उसमें कोई चेंज आता है अभी? आखिर में जो कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में बड़ी हायरिंग चल रही है, पाकिस्तान है, तो कोई आपका भी इरादा है, कोई अप्रोच है या आप अवेलेबल हैं कि आपकी क्या रिक्वेस्ट बता दें? मैं तो हमेशा आप फोकस कर रहा हूँ वुमेन्स क्रिकेट और ग्रास रूट्स पे। ठीक है। जहाँ अपॉर्चुनिटी आती है मैं अप्लाई भी करता हूँ। लास्ट टाइम एप्लीकेशन मांगी इन्होंने फॉर द वुमेन्स हेड कोच, वो मैंने अप्लाई किया हुआ। अभी उसका डिसीजन तो नहीं हुआ, जब डिसीजन होगा देखेंगे। और हमें जहाँ तक मेरी बात है तो पाकिस्तान है हमेशा अवेलेबल। चले, लेवल 4 किया हुआ जनाब जलालुद्दीन साहब ने बहुत पहले कर लिया था, जब इस वक्त लेवल 4 की इतनी बात भी नहीं होती थी। लेकिन बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, आप ये तो पाकिस्तान आए और फिर कराची आए, से मुलाकात भी हुई, स्टूडियो के अंदर भी आप आए। देखते हैं बारह क्या फैसले होते हैं। कल एशिया क्रिकेट काउंसिल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल के प्रोग्राम में उसको भी डिस्कस करेंगे। कोयटा पेशावर के मैच के ऊपर भी कल खुसूसी सेगमेंट आपके साथ लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।